हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के सेशन में अपन चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। फास्ट से एक बार देखते हैं कि क्या था डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद एक सम देख लेंगे और इस तरह आपका ये भी डेप्रिसिएशन। इसी तरह बाकी सभी टॉपिक के भी आपको रिवीजन लेक्चर मिल चुके हैं। किसी में कुछ भी डाउट हो तो बता देना, चैट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन है, नहीं तो उसका कुछ और सम के प्रॉब्लम्स में अपलोड कर दूंगा रिवीजन में। तो लेट्स बिगिन विद द डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन वर्ड जो रहता है, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, बट इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी चीज क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है। सब चीजों को क्या है, एक यूजफुल लाइफ है, या कि बोल सकते हैं कि हर चीज की एक लाइफ है। इंसान की भी एक लाइफ है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका क्या होते जाता है, वो भी डेप्रिशिएट, मतलब उसकी भी यूजफुल या कि उसकी एफिशिएंसी क्या होने लगती है, एक टाइम के बाद डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर 20th एंड 30th तक आपका क्या होता है, वो एसेट्स को आप बनते हो आप, और उसके बाद 30th के बाद आप क्या होना चालू होते हो, जब बन के रेडी हो जाते हो एक अच्छे से इंसान, फिर उसके बाद क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। इसी तरह कोई मशीन को अपन ने या बिल्डिंग को बनाना पहले चालू करते हैं, उसको 2 से 3 4 साल लग गए। अब 3 4 साल लगने के बाद वो जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने के बाद, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद क्या वो लाइफ टाइम के लिए हो गई इस दुनिया में? नहीं, उसकी एक लाइफ है। उसके बाद वो अपने आप क्या होने वाली है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके पहले हम भी उसको डिमोलिश कर देंगे, या कि आप उसका यूज करना बंद कर देते हैं। तो आप भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जिनका यूसेज करना अभी लोगों ने बंद कर दिया, ऐसे बंद पड़ी है, बहुत पुरानी है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वो आज ठीक है, उसकी लाइफ आप बोलोगे उसके पत्थर वगैरह आज भी है, तो बट क्या वो यूजफुल है? नहीं। तो इसीलिए अपन किसी भी एसेट्स, आपके लिए वो बिल्डिंग क्या है, वो आपकी एसेट्स है, और उस एसेट्स की एक क्या होती है, लाइफ तो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन एक क्या होती है, वर्ड बोलते हैं यूजफुल लाइफ। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? यूजफुल लाइफ। तो हर एसेट्स की एक यूजफुल लाइफ रहती है। तो जितना भी आपने कॉस्ट लगाया 4 साल में उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज लग गए आपके। ओके। अब वो 10 लाख आप कितने साल तक यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल वो बिल्डिंग आप, एक यूजफुल लाइफ एस्टिमेट किया जाता है उसकी, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स। तो आपको 10 लाख लगा के आपने वो बिल्डिंग को क्रिएट किया है, और आप उसको यूज कब तक कर पाओगे? सिर्फ नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। तो अपन बोलेंगे कि वो कॉस्ट जो आपने इनकर की है, उससे आप बेनिफिट कितने साल तक ले पाओगे? 10 ईयर्स तक। तो वही कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस 10 ईयर्स में। जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलेंगे सर सिंपल तरीका है, 10 ईयर्स का आपने बोला, 10 ईयर्स आपने बोला, और हमने उसमें कितना खर्चा कर दिया है? 10 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज हम समझ लेते हैं सर, पर ईयर हमारा क्या हो गया है, उस बिल्डिंग के लिए हमारी कॉस्ट हो गई है। अब ये हर साल, जैसे फर्स्ट ईयर था तो आप बोलोगे ये 10 लाख की मेरी बिल्डिंग है, एक साल यूज कर लिए तो अब उसकी वैल्यू या लाइफ क्या हो गई, एक साल से कम हो गई है। तो एक साल से उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितनी बचेगी? 9 लाख। लाइकवाइज हर ईयर के बाद जब ऐसे 1 1 1 लेस होते जाएगा, जब 10th ईयर आएगा तब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 0। अब आप लोग बोलेंगे सर लेकिन वो बिल्डिंग तो रहेगी। बिल्डिंग का, या कि अपन बोल सकते हैं उसी को, एक वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रैप वैल्यू। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टर्म आने वाले हैं उसको अपन एक स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश की है, कि बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को लास्ट में सब कुछ तो बचेगा, फिर उसी को अपन जो बेच देते हैं, या कि कुछ उस बिल्डिंग के पार्ट्स वगैरह जो भी बचेंगे उसको स्क्रैप वैल्यू बोल दिए। समझने के लिए काफी कुछ यहाँ पास, ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारे मेथड्स देखेंगे कि जिससे अपन एक तो फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स मतलब आइटम, जैसे अपन यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, उसकी लाइफ क्या है, ये सब चीजें आएंगी। मेथड्स इसमें आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वही सब, उसी सब चीजों को बोलते हैं। मेनली आपके कितने मेथड है यहाँ पास? सिर्फ 2 मेथड है आपके 11th स्टैंडर्ड में। सीए फाउंडेशन वगैरह में जाएंगे तो उसके बाद आपके बहुत सारे क्या होंगे, मेथड्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीज हो जाएंगे, बट बेस यही रहेगा।
तो यहाँ पास भी आपको बताया गया है कि बहुत सारी एसेट्स होती हैं, कुछ होते हैं टेंजिबल, कुछ होती हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल को अपन क्या बोलते हैं, विच वी कैन सी, टच, फील एंड रियलाइज, जो सामने आपके पास रहती है, फर्नीचर, कंप्यूटर, फैन, ट्यूब, ये सब चीजें क्या है, आपकी मशीनरी, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें क्या है, इनटेंजिबल, विच वी कैन नॉट सी बट उनका है। लैटिन वर्ड डेप्रिटियम से डिराइव हुआ है क्या आपका डेप्रिसिएशन वर्ड। उसका मतलब क्या होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ईयर ऑन ईयर, जैसे जैसे ईयर पास होते जाएंगे वैसे वैसे अपन क्या होती है, हमारे वैल्यू की एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। एंड एक और वर्ड यहां है कि ये मशीन जो आपकी एसेट्स है परमानेंट नहीं है। तो क्या होता है, जो भी एसेट्स की कॉस्ट होती है उसको नंबर ऑफ इयर्स, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ रहती है, उसमें स्प्रेड करना रहता है। उसी को प्रोसेस को स्प्रेडिंग को बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्न्ड एज डेप्रिसिएशन। जो कॉस्ट को अपन स्प्रेड कर रहे हैं और वो जैसे जैसे वो स्प्रेड वाला ईयर निकलते जा रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है यहां पास, वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। आप बोलोगे सर उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, बट स्टिल वी आर नॉट, एफिशिएंसी किसमें, एग्रीकल्चर लैंड की एफिशिएंसी बहुत बार डिक्रीज और इंक्रीज और डिफर करती रहती है, लेकिन जनरली क्या, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। The value of these assets decrease every year. So reduction in the value of fixed asset due to its wear or tear और actual use के कारण, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, depreciation। एक और बहुत अच्छे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया डिफिनेशन की तरह, क्या है, श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर इन द पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कांसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फास्ट से आगे बढ़ते हैं। दो तीन चीजें और, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज नहीं होगा। सेकंड, बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, डेप्रिसिएशन तो चार्ज एसेट्स के ऊपर करेंगे। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर, कोई भी एसेट्स को यूज करने से जो होता है, टाइम के कारण उसका ऑब्सोलेंस, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह निकल जाती है। डिप्लीशन, डिप्लीशन किसके केस में होता है, ऑयल वेल के केस में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास वो सोने देने वाली, आपके पास क्या है, चिड़िया है, वो अंडा देती जाएगी, मुर्गी बोलते हैं ना, मुर्गी अंडा देती जाएगी सोने का, तो वैसा तो है नहीं। एक टाइम के बाद ऑयल वेल से या कि कोल माइन से आप जब डिग कर लोगे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोल, या आपने केजीएफ मूवी वगैरह देखी है तब तो समझ में आ गया ना, गोल्ड डिग करने के बाद वहां पर गोल्ड बचा नहीं। तो डिप्लीशन कैसे होता है, उन सब केसेस में क्या होता है, डिप्लीशन होता है। नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं उसके कारण, अब नेचुरल क्लैमिटीज हुई तो अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, न्यू इन्वेंशन कर लिए। अब जैसे पहले एक टाइम आया करता था, यही आप टीएफटी स्क्रीन वगैरह देखते हो, तो पहले क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी एंड ऑल सुना है, जिसमें टीवी पीछे से बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत लंबी चौड़ी। ओके, सो वो इन्वेंशन के कारण भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन करना रहता है, और मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती जाती है कुछ कुछ एसेट्स की। जैसे आपने आज नई कार खरीद के लाई, इमीडिएटली वो नेक्स्ट डे ही क्या हो जाती है, आपकी डेप्रिसिएशन 10 to 5% हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब वो क्या बन गई है, सेकंड हैंड, न्यू कार एंड ओल्ड कार के केस में। ओके, तो ये सब जो कॉज हो रहा है उसको ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन। तो उसी को बहुत डिटेल में बताया गया। देखो ये टेलीविजन के बारे में बताया है, डिप्लीशन, ऑयल वेल, माइंस, क्वेरीज के बारे में बात किया हुआ है। नेचुरल क्लैमिटीज में अर्थक्वेक, स्टॉर्म, साइक्लोन है, फ्लड्स है, फायर एक्सीडेंट है, ये सब उसके अंदर आएगा। इन्वेंशन के अंदर देखो, आईफोन 7 आ गया, आईफोन 8 आ गया, तो आईफोन 14, 14 प्रो मैक्स आ गए, तो फिर क्या होता है उसके कारण, जो पुराना आईफोन 10 था तो वो क्या हो जाता है, ऑब्सोलेट हो जाता है ना, उसका इन्वेंशन के कारण वो चला जाता है। देखो इसीलिए अपन ने भी निकाल दिया। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन, वो चेंज होती रहती है, इसलिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। क्या क्या नीड होती है, ये देखो, ये सब चीजें क्यों पढ़ाना पड़ रहा है रिवीजन में भी। स्टूडेंट ना बहुत बार, मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे तो करके सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट से जहां फ्लॉ होता है ना, तो उनके मार्क्स कहां कट हो रहे हैं मालूम है, छोटे छोटे बच्चों के कहां होते हैं, ऑब्जेक्टिव में। आप एमसीक्यू में ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही आप मिस्टेक करके आ जाते हो, वहां पास से आपका, और वो भी ऐसा तो है नहीं 5 मार्क्स का आता है, मेजर मार्क्स कवर करता है आपके 80 मार्क्स में ही। गॉट माय पॉइंट।
इसीलिए यहाँ पास क्या हो रहा है, नीड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, इनको भी एक बार ग्रो थ्रू करिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए करेक्ट अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। उसका फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस लाने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए अपन को वो वैल्यू एसेट्स के डिक्रीज करना है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं जो ये एक्सपेंस किया जा रहा है, फिर से यहां पास मैं आपको बोल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज स्पेंड किया था, किस चीज के लिए बताओ? 10 लाख किसके लिए स्पेंड किया था? बिल्डिंग के लिए। ओके राइट, बिल्डिंग के लिए आपने 10 लाख स्पेंड किया। ये तो वन टाइम आपने स्पेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बनी बनाई खरीद ली आपने, वन टाइम हो गया। लेकिन इसके बाद जब आप ये 1 लाख रुपीज आप चार्ज करते हो, अब तो समझ में आता होगा, आप रिवीजन का स्टेज है भाई बच्चों, सब खत्म हो चुका है। हाँ, तो 1 लाख जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये किसी को अब आप दोबारा पे कर रहे हो क्या किसी को पैसे? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सिर्फ ये अकेला एक्सपेंडिचर जो अपन जनरली इसको बोलते हैं, कहां आता है? आपके पीएनएल के अंदर चार्ज किया जाता है। जैसे सैलरी आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैश है। एडवर्टीजमेंट कैश है। वेजेस आपका कैश है। ट्रेवलिंग, कन्वेंस, पेट्रोल, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो सब आपके कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों? कैश एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सर लेकिन ये हमने जब स्पेंड किया तो ये भी एक्सपेंडिचर है। हाँ एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं अभी, हाँ रिवीजन लेक्चर में। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप कुछ सेकंड के लिए लेते हो, कुछ मिनट के लिए, आवर्स के लिए, डे के लिए, वीक के लिए, और बोलो मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए, हाफ ईयरली, ईयरली। इसके अंदर जितना भी आप बेनिफिट किसी भी चीज के अंदर यूज करके वो पैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने पानी पूरी खाया, खत्म हो गया, तो उसको वो सब क्या होगा? आपने इंश्योरेंस लिया, आपने लाइफ का, हेल्थ का, 1 ईयर के लिए लिया। टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया, 1 मंथ के लिए पे किया। इलेक्ट्रिसिटी 1 मंथ के लिए, सैलरी 1 मंथ के लिए। ये सारे एक्सपेंडिचर का मिलने वाला बेनिफिट विद इन 1 ईयर खत्म हो जाता है। वो सब एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बिल्डिंग से मिलने वाला बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए अपन इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। जो भी एक्सपेंडिचर से मिलने वाला बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो समझाने बताने लेमन लैंग्वेज हर तरीका अलग अलग है, डेफिनेशन भी थोड़ी सी अलग है, उसके अंदर और कंटेंट होता है। assets which can be used for more than 1 year and it will be considered our fixed assets and this and that, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप लेमन लैंग्वेज में समझा क्या आपको अभी? रेवेन्यू कौन सा है? दोबारा एक बार रिवाइज हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इसीलिए, और ये सारे एक्सपेंडिचर जो सैलरी वगैरह है वो कौन से हैं एक्सपेंडिचर? ये क्या है आपके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये बिल्डिंग आपका कौन सा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है? आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स। समझ में आ रही है क्या बातें? इसलिए अपन इसको एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ठीक है, इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो आपके अब कहां जाएगा? ये पीएनएल में जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? ये पैसा अपन किसी को दे रहे हैं क्या? नहीं। इसको पे करने से हमारा प्रॉफिट क्या आता है? कम आता है। प्रॉफिट क्या आता है? कम आता है। जैसे आपने 1500 रुपीज में कुछ चीज बेची, उसकी कॉस्ट कितनी थी? सिर्फ 700 थी। तो बताओ 800 का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपने मॉम से कितना लिया? 700, या आपके पास कितना था? 700 रुपए। आपने वो पैसे दे दिए, वो एक प्रोडक्ट खरीद के लाए, आपने उस प्रोडक्ट को ये बाय किया आपने, और सेल कितने में कर दिया बच्चों? 1500 में। बताओ बच्चों अभी आपके पास 700 रुपए है, 800 रुपए है कि 1500 रुपए है? बहुत लोग अच्छे तरीके से सोच के देखो, आपके पास आज की डेट में कितने रुपए हैं? ये आधे से, ये कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपके पास अभी 1500 रुपीज कैश है। आपके पास पहले कितनी थी? 700 थी। क्यों? दुकान वालों 1500। ठीक है, पहले हमारे पास 700 रुपए कैश थी,
उससे हमने एक मटेरियल को बाय किया, हमने 1500 सेल में कर दिया। सर हमारे पास कैश 1500 है लेकिन हम प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं, 800। फिर एक काम करेंगे सर, फिर से हम किया जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे, फिर से हम 700 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे, तो बताओ हमारे पास कितने कैश बचेगी, 800। अब मैं बात करूं, इसमें से मैंने 100 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ये आया 700 प्रॉफिट, और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बताओ अभी भी कितनी कैश बचेगी आपके पास। सर आपका प्रॉफिट तो कम होते जा रहा है, तब भी आपकी कैश तो कम नहीं हो रही है, कैश कम नहीं हो रही है। इसी मेथड को, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और तरीके से बताऊं क्या, अभी हो गया ना, समझ में आया ना नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप हर बार ये चार्ज करते जाते हो और आपके कैश लेकिन कम नहीं होती है, और वो कैश एक्यूमुलेट आपके बैलेंस शीट में कैश या बैंक में होती जाती है, और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और वो एक टाइम आएगा जब आपकी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, जीरो, और लेकिन फिर से आपके पास 10 लाख रुपीस कहां होगा, आपके कैश एंड बैंक में होगा, दोबारा आप उससे खरीद सकते हो। समझ में आई क्या बात। चलो, इसी को बोलते हैं फेयर फाइनेंशियल पोजीशन में लाना, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स। ये सब कुछ कहीं ना कहीं मैं कवर करके ला रहा हूं बच्चों, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देख लेना यदि और डिटेल में चाहिए तो। करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, यदि पे करना है तो हम कौन से प्रॉफिट के ऊपर करेंगे, 800 के ऊपर टैक्स पे करेंगे कि 700 के ऊपर, 800 के ऊपर करोगे टैक्स पे कि 700 के ऊपर, हम 700 के ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी हमको ये करना पड़ता है। एंड डेप्रिसिएशन मस्ट बी कैलकुलेटेड, उसकी एंड ऑफ इट्स लाइफ रहती है, एंड इजिली वो क्या हो जाता है, उस टाइम के बाद रिप्लेस हो पाता है। समझ में आया कौन कौन से पॉइंट है, थ्योरी में भी कभी कुछ पूछ सकता है। अब बहुत एक मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, एक फैक्टर लिखा था इंट्रोडक्शन के टाइम में ही, कौन कौन से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, वो होता है पहला कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या होता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अंदर सिर्फ मशीनरी कॉस्ट नहीं होती है, वो मशीनरी की कॉस्ट के अंदर हम तब तक आइटम्स को ऐड करते रहते हैं जब तक वो मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करो, घर में एसी चाहिए आपको, तो जाना शॉप में एसी खरीद लेना। अब बोलना रख दो यहां पर, शॉप में वहीं पास एसी रख देगा, क्या वो आपके लिए फिक्स एसेट्स है, हाँ है। क्या लेकिन वो रेडी टू यूज कंडीशन में है, नहीं है। आपको बताओ रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए वो एसी को, एसी लिया आपने 50,000 की, बताओ इसके अंदर क्या क्या लगेगा आपको, बोलो जल्दी से। ये क्या कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, नहीं है। बोलो क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लगेगा, कितना दिया आपने, 1000 रुपीज दिया। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका अलग जगह था, कुछ 2000 रुपीज दिया। समझ में आ रही है क्या बातें। उसमें वो बोल रहा सर इसमें गैस कम है, कुछ रिफिल करना है या कि उसको रेडी टू यूज या टेस्टिंग करना है, इसके लिए अंदर एक ये एक अंदर मटेरियल डालना है, कुछ एक मटेरियल भी डाल के देखा, वो भी उसने डाला 1000 रुपीज का। तो बताओ ये टोटल ये सब टेस्टिंग वगैरह करने के बाद बोला सर ये लीजिए अब रिमोट, अच्छा रिमोट में सेल भी डलवाना है, तो समझ लेना वो छू करके डाल दिया, समझ लेना। अब ये सब डालने के बाद अब आपके हाथ में रिमोट दे रहा सर, अब आप इसके मजे ले सकते हैं एसी के। अब इसको बोलते हैं रेडी टू यूज कंडीशन मशीनरी। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या बोला जाएगा, 50,000 नहीं, कितना हो जाएगा ये, 54,000 बोला जाएगा। समझ में आया क्या। आप इसको 54,000 वाली एसेट्स को अगले 5 साल तक यूज करोगे, कितने साल तक, 5 साल तक। और उसके बाद इसको भंगार में बेचने के बाद, जिसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, या कि स्क्रैप में बेचने के बाद आपको मिलने कितने वाले हैं, सिर्फ जो पैसे मिलने वाले हैं उसी को अपन बोलते हैं क्या बच्चों, स्क्रैप वैल्यू। समझ में आ रही है बातें, आ रही बात समझ में। अब इसके बाद एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, ये जो 5 ईयर मैंने एस्टिमेट निकाला ऑन एन एवरेज, लास्ट टाइम भी जो हमने एसी या पड़ोसी के यहाँ एसी जो लगी थी, और देश के अंदर और शहर के अंदर जो एसी लगती है लोगों के यहाँ, मामा चाचा काका फूफा बुआ के यहाँ लगी हुई है, वो कब तक चली थी, 5 साल। तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए एस्टिमेट यूजफुल लाइफ उसकी क्या दिख रही है, 5 ईयर। तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। समझ में आ रहा है क्या बात।
फिर नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, जिसी को बोलते हैं क्या, स्क्रैप वैल्यू। ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं, 4000। क्या ये तीनों टर्म में एकदम डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? देखो, इन शॉर्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, परचेसिंग ऑफ एसेट्स इज इंस्टॉलेशन, इंसिडेंटल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, unloading charges, brokerage, wages for fixation, amount spent for repair, second hand asset, reconditioning, बहुत सारे खर्चे होते हैं बच्चों। मैं आपको आपके एसी का खर्चा बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक मशीन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत बार मैंने आपको एग्जाम रेगुलर लेक्चर में भी बताया है, बहुत बार जितने कॉस्ट की मशीनरी नहीं होती है उससे ज्यादा कॉस्ट क्या लग जाती है उसकी, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, रिपेयर, कंडीशनिंग, स्टेब्लिशिंग, वेजेस, इंजीनियरिंग, उससे ज्यादा लग जाती है। समझ में आ रहा है क्या? और बहुत बार ये होता है, एक बार नहीं। सो कॉस्ट ऑफ एसेट समझ में आ गया। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या बोल रहा है, देखो एक अंडरलाइन मैंने हाईलाइट किया, अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स यूज। आपने वो एसी लगाई अपने ऑफिस में, कब तक, या कि आपने एक प्रिंटर लगाया। अब प्रिंटर या कोई एक मशीन लगाया, प्रिंटर किस चीज की है, टी शर्ट में फोटो प्रिंट करके देने की है। अब वो कितने साल तक फोटो प्रिंट करके आपको देगी, मतलब कितने साल तक आप उससे फोटो प्रिंट कर करके आप क्या करोगे, उसको सेल करके क्या कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे या पैसे कमाओगे, 5 साल तक। तो जब तक वो एस्टिमेटेड या यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, जब तक आप उसको यूज कर करके, अब बोलोगे सर एसी से कैसे पैसे कमाएंगे, अरे जब कस्टमर आएगा एसी में बैठेगा, पूरे मजे आएंगे, बोलेंगे यही तो है, लग रहा था यही तो आना था मेरे को, उसको मजे आएंगे। तो आप कस्टमर को मजे देने के लिए वो खर्चा कर रहे हो और खुद को कंफर्ट में रख के कूल माइंड रह के आप डीलिंग करोगे, वो भी आपको क्या कर रहा है, बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है। आप बोलोगे सर सोफा सेट क्या कर रहा है, क्या जमीन में बैठाओगे, कस्टमर को आएगा जमीन में बैठाओगे तो क्या करेगा, भग नहीं लेना तेरे यहां से, भाग जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्या? तो हर चीजें आपके ऐसे आपके, अब आप जाओगे कुछ शॉप में गए, कहीं पास ऐसा कुछ काम है, फॉर्म फिलिंग का है, हाँ, खुद को आपको फॉर्म फिल करना है, तो एक काम करना, सर एक बार पेन दीजिए ना, नहीं है जाओ खरीद के लाओ, ऐसे बोलोगे क्या? तो आपके पास पेन भी जो है, आपके यहाँ की पेपर है, हर चीज क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। तो मैं मत बोल देना सर ये भी एसेट्स है, कल से स्टेपलर एसेट है, मैंने बताया था ये एसेट्स हैं। अच्छा चलो, अच्छा हुआ ये डिस्कशन में निकल के आ गया। बराबर है, आपके यहाँ का स्टेपल, नोटपैड, बोर्ड, व्हाइट, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो जनरली आज के सिचुएशन में 5 और 10,000 से नीचे की वैल्यू है, उसको अपन फिक्स एसेट्स ट्रीट नहीं करते, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट कर लेते हैं। ऐसे तो आप बोलोगे सर ये सैक है मेरा 200 रुपए का है, मैं पिछले 25 सालों से यूज कर रहा हूं, तो इट्स ऑफ कंप्लीटली नो यूज। ये कैप है, आप कितने साल से यूज कर रहे हो कैप? ठीक है, आप अपने जज्बातों को कंट्रोल करिए, मारवाड़ी वगैरह थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है बेटा, असली पैसा उन्हीं के पास है ना? किसके पास है? ए इधर आओ, जाओ तुम लोग, भटक गए, रिवीजन लेक्चर है, रेगुलर लेक्चर नहीं है, वापस आओ। ओ मेरे शेरो, आओ। हमने बात किया, हम वापस चले आते हैं। तो जो एसेट्स हैं, बहुत बार हम उन एसेट्स को क्या करते हैं, हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू। अब अंबानी जी को कोई बोलेगा कि अपने बैलेंस शीट में आप क्या करो, सर वो पिन है ना जो वो चेक लगाने के लिए यूज करते हैं, हम चेक जाके डिपॉजिट करके वो पिन वापस लेके आ जाएंगे, तो वो पिन खराब नहीं होगी सर, अपन सालों सालों, तो वो अपन उसको फिक्स एसेट दिखाएंगे नहीं, उसको स्टेशनरी बोल के एक्सपेंस आउट कर देते हैं। समझ में आ रही बात है? सो अपन को क्या इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये सब कॉस्ट ऑफ एसेट्स वगैरह देखते वक्त भी उसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? एक जमाना था जब मोबाइल फोन को अपन क्या बोलते थे, एसेट्स, और आज क्या हो गया है, वो एक्सपेंस हो गया है, क्योंकि हर साल साल चल जाए बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है? सो ये डिफरेंस होता है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए बहुत सारे होते हैं, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, नाम अनेक है लेकिन है ये एक ही। नेक्स्ट आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इनके भी नाम अलग अलग हैं। पॉपुलरली नोन एज डब्ल्यूडीवी मेथड, एंड दूसरा क्या है, एसएलएम मेथड।
इसके बाद एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन ओवरड्राफ्ट मेथड, और भी रहते हैं, यहाँ पास और नहीं है, बहुत सारे मेथड रहते हैं। इन सब के स्वाद चखने के लिए आपको आना पड़ेगा सीए फाउंडेशन में, वहां पास आपको मैं सब पढ़ाऊंगा ये सब। तो आउट ऑफ द अबव मेथड आपको फर्स्ट टू मेथड बस आपके क्या है सिलेबस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के केस में देख लेते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के केस में जो भी डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना एक मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, तो सबसे पहले अपन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। बहुत बार ये क्या निकल के आया बताओ बच्चों, हर एक साल हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बताओ। सो ये 10,000 है, 10 ईयर्स तक है, तो 1,000 अपन क्या करेंगे पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। समझ में आई बात। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये भी निकल के आ गया। समझ में आ रहा है। चलो, तो इसी तरह उसने निकाल के दिखाया है कितना हुआ था उसका, कैसे पर एनम डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स डेप्रिसिएशन पर एनम, कॉस्ट ऑफ एसेट्स यदि दिया रहेगा और डायरेक्टली उसने रेट दिया है कि 10% है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स से वो रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मैं यहाँ पास आपको एसएलएम और डब्ल्यूडीबी का दोनों एक साथ बता देता हूँ, इसके अलावा और कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अपन ने बहुत एंटरटेन मजे लेते हुए यहाँ तक आए हैं, एक टाइप से रेगुलर लेक्चर ही मैंने पढ़ा दिया, लेकिन समझिएगा बात को कि आपके कंसेप्ट फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस आए किस चीज में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ इस लेक्चर में। रीजन बिहाइंड द सेम कि क्या डिफरेंशिएट रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, रीड करते वक्त, वो अपन को देखना है। सबसे पहले बोलते हैं कि यदि क्वेश्चन में चीख चीख के बोला है एसएलएम मेथड या कि डब्ल्यूडीबी मेथड, तो अपन दोनों के मेथड में क्या छोटा सा डिफरेंस है ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल दोनों के केस में हमको पहले देखते हैं एसएलएम। 10,000 हमारी कॉस्ट दी हुई है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10%, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,000। बैलेंस कितना आ गया 9,000। अगेन जब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली रेट अप्लाई होता है, क्या होता है या कि आप बोल सकते हैं जो फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फुल ईयर का पर एनम का, वही क्या चार्ज होगा हर साल चार्ज होने वाला है, जैसे 1,000 1,000 1,000। समझ में आ रहा है क्या। बट इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी ये चीज नहीं होती है। 10,000 के ऊपर अपन ने 10% डेप्रिसिएशन किया तो कितना आया 1,000, तो टोटल बैलेंस कितना बचा 9,000। जब नेक्स्ट ईयर आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब आप 10,000 के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, जो बैलेंस बचा है, जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, तो 9,000 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा 900। बैलेंस कितना आएगा 9,000 माइनस 900 8,100। अगेन 8,100 के ऊपर अपन 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना आएगा 810। तो ये जो मेथड आता है इसमें स्टूडेंट को बार बार क्या करना पड़ता है, दो चीजें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं मेनली। क्या है वो दो चीजें, एक तो परसेंटेज का कैलकुलेशन और दूसरा जो परसेंटेज के कैलकुलेशन से फिगर आता है उससे उस फिगर को लेस करने में बहुत एफर्ट्स लगता है, बच्चों को माइनस नहीं कर पाते हैं और माइनस करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। डब्ल्यूटीबी मेथड में दो एफर्ट्स लगते हैं, एसएलएम मेथड में एक बार कर लिया तो 1,000 या एक फिक्स अमाउंट को लेस करने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं जाती है और वो रेट कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। एग्जाम में बताइए कौन से आने के चांसेस है। हाँ क्या ऐसा बता दिया आपके कॉलेज में, तो फिर मेरे रिवाइज कराने का क्या मतलब। बहुत अच्छे बेटा, क्वेश्चन बैंक दे दिया है। लेकिन इसीलिए मैं कंसेप्ट तो करवा दूं, आपको इंपॉर्टेंट तो मिल ही गया। ये इसी तरह होता है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया आपका। और स्ट्रेट लाइन क्यों बोला गया है, एग्जाम में ये सब तो नहीं पूछ लेंगे ना अभी, क्योंकि जब अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली 8,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं हर साल, और वो एक बनती कैसी लाइन है स्ट्रेट, इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं आपका डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में बात कर रहा है वो। Depreciation per year not fixed but it goes on decreasing gradually. Opening balance of the assets will decrease each year. हर साल decrease होते जाएगा opening balance and charge depreciation in the initial period higher than those of later period.
पहले क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा अमाउंट रहेगी तो ज्यादा लगता है, और धीरे धीरे करके बच्चों क्या होता है, डिक्रीज होता है। 8000, 7200, 648, 5832। तो जब ये डायग्राम बनता है तो वो कैसे बनता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में बनता है, इसीलिए उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला गया है। एक चीज और याद रखना बच्चों, बहुत बार ना क्वेश्चन में, वैसे आपके सिलेबस में ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा, बहुत बार स्क्रैप वैल्यू दे दिया जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि स्क्रैप वैल्यू का क्या किया जाए, स्क्रैप वैल्यू का क्या किया जाए। हाँ, कब कब करना पड़ता है, दोनों मेथड में लेस कर दोगे, सिर्फ एसएलएम मेथड में ही आपको स्क्रैप वैल्यू को लेस करना होता है। क्या ये याद रहेगा आप सभी को? ध्यान रखना बच्चों, हाँ, नहीं तो पता चला बाद में एक क्वेश्चन में डाल दे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाए। डिफरेंस बिटवीन भी आने के चांसेस हैं। डेप्रिसिएशन पर ईयर फिक्स्ड रहेगा, यहाँ चेंज होते रहेगा। चार्ज यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट में होता है, रिड्यूस बैलेंस में है। अमाउंट सेम ईयर हर साल रहेगा, यहाँ डिक्रीज होते जाता है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाती है, एट द एंड जीरो हो जाती है, यहाँ कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि 1 रुपए के ऊपर भी 10% चार्ज करोगे तो कितना होगा, 1 पैसा होगा, फिर से कितना आ जाएगा, 90 पैसा, तो वो कभी भी जीरो नहीं होता। प्रॉफिट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, इनिशियली प्रॉफिट आर मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ द लाइफ एंड बाद में क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा प्रॉफिट ज्यादा, इनिशियली सिर्फ क्या लगता है, न्यू एसेट्स या न्यू कार आपने परचेस किया तो इनिशियली आपको सिर्फ क्या लगता है, उसका डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन आगे चल के उसी कार में 5 साल के बाद क्या लगने लगेगा, डेप्रिसिएशन तो फिक्स रहेगा, साथ में ऐड क्या हो जाएगा, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐड हो जाएगा। लेकिन इस केस में प्रॉफिट्स आर लेस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स देन द लेटर ईयर्स। इसके केस में क्या होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो पहले क्या होगा, इनिशियल ईयर्स कम आएंगे प्रॉफिट। क्यों कम आएंगे, क्योंकि इनिशियल ईयर्स ज्यादा अपन क्या चार्ज करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन, और बाद में कम चार्ज करते हैं, इसीलिए ये मेथड कहीं भी रिकॉग्नाइज एसएम नहीं है, रिकॉग्नाइज बाय टैक्स एंड लॉस बोला है। सुटेबिलिटी बोलता है रिपेयर चार्जेस आर लेस एंड ऑब्सोलेंस इज नॉट फ्रीक्वेंट। ऐसी कुछ मशीन्स है जहां पास उसका ऑब्सोलेंस और बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं आता है, वहां पास अपन स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम लाइसेंस वगैरह हो गया इन सब के केस में, क्योंकि लाइसेंस तो किसी टाइप से क्या होने वाला है, आगे चल के रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो नहीं लेगा। स्पेक्ट्रम लाइसेंस समझ में आ गया, टेलीकॉम लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां जहां पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोटर कार वगैरह हो गया, मशीन हो गई, वहां पास कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, एसएलएम मेथड। डेप्रिसिएशन कर्व यहाँ स्ट्रेट लाइन रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्लोप्स डाउनवर्ड रहता है। अब आ जाते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज में, क्या क्या जर्नल एंट्रीज इसके अंदर होंगी। सबसे पहले तो एसेट्स परचेस करने की जो एंट्री होती है, तो क्या एंट्री करोगे बताओ बच्चों, मशीनरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, सबसे पहले तो ये एंट्री होगी। ठीक है, ये सब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना बच्चों अभी। सबसे पहली एंट्री आपको क्लियर हुई, तो अपन क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। दूसरा अपन क्या करेंगे, इनकेस आपने क्रेडिट में परचेस किया है तो वही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, और जब पेमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, पार्टी टू कैश और बैंक, वही होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई आपने और मशीन में और एक्सपेंसेस किए, आपने वेजेस पे किया या कुछ और इंप्रूवमेंट किया उस मशीन में, तब भी आप क्या करोगे, वेजेस पे कर रहे हो तब भी आप क्या करोगे, मशीनरी टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये जनरली कैश में पेमेंट होता है या बैंक से पेमेंट तुरंत इमीडिएटली पेमेंट होगा, क्योंकि इंजीनियर वेजेस जो भी लोग आएंगे लेबर क्लास उनको देना पड़ेगा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो बार बार हम मशीनरी को डेबिट कर रहे थे, तो अभी डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट हो जाएगा, और हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एसेट्स हमारा क्या होता है, एसेट्स है, जब एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, इसीलिए हमारा एसेट्स या मशीनरी क्या होगा, यहाँ पास क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब इसी डेप्रिसिएशन को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री है। समझ में आया क्या बच्चों? वो बोल रहा है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वो क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यही दो एंट्री बस कंटिन्यू होगी, एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और एक बार
प्रॉफिट क्या करेंगे अपन पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। बात आती है उसके बारे में भी लॉजिक मैंने बताया। यदि जब अपन सेल करते हैं कोई एसेट्स को, क्या करते हैं बच्चों, सेल करते हैं, और उसमें एक या तो होता है क्या ऑन सेल, या तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, नहीं तो दूसरा क्या होगा सेल करते वक्त लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो आपने भी सीखा है कि प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और लॉस को क्या क्रेडिट में लिख दूं क्या यहां पास। बच्चों ध्यान रखना ये कंसेप्ट बस याद रखो, क्रेडिट ऑल समझने और याद रखने के लिए इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये कंसेप्ट बस याद रखना। अब जब अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या है ये चलो जनरल एंट्री पास करते हैं। प्रॉफिट जब होगा तो हम उसको क्या बोल रहे हैं क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ एसेट्स को क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद आपके पास क्या आएगा कैश ऑब्लिक पैसे आएंगे। पैसे आए फॉर एग्जांपल आपके पास कितने 10,000 रुपीज। आपके यहाँ की मशीनरी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कब होता है जब कम वैल्यू की चीज को अपन ज्यादा में बेच देते हैं। आपके यहाँ से मशीनरी जो गई है वो कितने की गई है 9,000 रुपीज की, लो प्रॉफिट हो गया। 9,000 की मशीन को अपन ने 10,000 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। तो टू क्या आएगा बताओ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,000। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है बात समझ में? सो और यहां पास भी लिखा था प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट किया है। इसी तरह अब काम करते हैं 9,000 की मशीन को 8,000 7,000 में बेच देते हैं, तो आपके पास कैश कितना आएगा बताओ 7,000 आएगा। और अपन ने बोला है 2,000 का लॉस हो रहा है ना, लॉस को अपन क्या करते हैं बच्चों डेबिट करते हैं। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा 2,000। और मशीनरी यहां से आपकी कितनी चली जाएगी, टू मशीनरी तो जाने ही वाली है, कितने की है वो 9,000 की मशीनरी को 7,000 में बेचा, 2,000 का लॉस है। क्या ये ध्यान आ रहा है आपको ये चीजें भी? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब मशीनरी अकाउंट बनाते हो, मशीनरी अकाउंट बनाते हो तो आपके जज्बात ना एकदम फूट फूट के निकल के आते हैं। अभी भी यहां पास पूछ लूं तो अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे यहां पास गड़बड़ कर देंगे। जितनी भी चीजें हैं जैसे यहां पास हो गया, कुछ लोग बोलते हैं सर हमको सब कुछ आ जाता है लेकिन हमको कैसे कहां क्या लिखना हमको यही नहीं समझ में आ रहा है अकाउंट में। मैं रफली एक अकाउंट बना रहा हूं बच्चों, एक ये आपका क्या है मशीनरी अकाउंट है। इतना सिंपल है बच्चों, जब यहां पास लिखा है मशीनरी और यहां पास क्या लिखा है बाय, ऐसे समझो बाय और टू का रूल मैंने आपको बताया है ना। दूसरा क्या बताया है यहां बाय लिखा है, तो पहले समझते हैं मशीनरी मशीनरी लिखा है, बचा क्या टू कैश। तो टू किधर आता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आता है, तो यहां क्या लिखेंगे टू कैश। जब अपन मशीनरी परचेस करते हैं उसके लिए और इंप्रूवमेंट या कुछ और अपन ने वेजेस इरेक्शन या डेवलपमेंट के लिए पे किया है, तो अपन फिर से क्या लिखेंगे टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या था आपका वेजेस था, तब भी अपन वही लिखेंगे। अब दूसरा लोगों को ये अब ये नहीं समझ में आता, तो एक और अपन ने कंसेप्ट समझा था, कोई भी एसेट्स इस दुनिया की हो डेबिट साइड से प्लस और क्रेडिट साइड से लेस, जब भी इंक्रीज होगी तो हम किस साइड लिखेंगे डेबिट साइड, जब भी डिक्रीज होगी तो किस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब इसमें क्या है यहां साइड से इंक्रीज होगा यहां साइड से डिक्रीज होगा। आपके पास मशीनरी आ रही है हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कहां लिखेंगे डेबिट साइड। जब भी अब जाएगी कैसे जाएगी डेप्रिसिएशन के कारण, तो बाय डेप्रिसिएशन, तो वो क्या हो रहा है हमारी वैल्यू कम हो रही है। इसमें क्या नहीं समझना है, कुछ थे ना क्लास में ही बोल रहे थे हमको सर वर्किंग नोट बनाना आता है इसके अंदर लिखना नहीं आता, क्या नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है ये दो कंसेप्ट याद रखना है। चलो डेप्रिसिएशन की एंट्री देख लेते हैं, ये क्या लिखा है बाय डेप्रिसिएशन और टू मशीनरी, मशीनरी मशीनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा क्या बाय डेप्रिसिएशन। बाय किस साइड आता है, अब ये अब आधे स्टूडेंट को मैंने एग्जाम मैं भी टेस्ट पेपर देखता हूं तो कुछ लोग ना टू और बाय लिखते ही नहीं है, कैश डेप्रिसिएशन लिख दो। बाय किस साइड आता है बच्चों अभी क्रेडिट साइड, तो वो अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया। कुछ लोग बोल रहे सर फिर क्या अपन को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं है, आप क्या फॉलो कर लो एसेट्स का रूल फॉलो कर लो प्लस माइनस का। दूसरा तरीका है
कौन सा तरीका है? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी पढ़ाया हुआ है आपको लेजर में भी। ओके, लेजर में पढ़ाते हुए मैंने ये सब आपको बताया हुआ है। क्या बताया था बताओ? एंट्री कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब यहां से करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये भी समझ में आ गया? यही होने वाला है हर साल। अब यहां पास लास्ट में क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये टोटल हो जाएगा जो बैलेंस आया, फॉर एग्जांपल 9000, तो यहां पास क्या लिख देंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन क्या आ जाएगा यहां पास? 9000। फिर से फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, फिर से 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बाद में क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 8000 आ जाएगा। ये टोटल कर देंगे, फिर से नेक्स्ट आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जैसे जब तक चलता जाएगा तो ये ऐसी तरह चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब आप कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक और अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। किसी को तो ये याद भी नहीं आ रहा होगा सर क्या बता दिया आपने, अब भी आपने किया डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। उसके बाद क्या करते हैं बताओ बच्चों? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिखा है, बचा क्या? बाय पीएनएल। तो पहले दो एंट्री करेंगे, एक है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कहां आएगा? टू मशीनरी। कितना आएगा? 1000। फिर क्या आएगा? ये बाय लिखा है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिखा है, बचा क्या? बाय पीएनएल आएगा। कितना? 1000। इस तरह क्लोज होते जाएगा। हर साल यहाँ टू मशीनरी लिखना है। क्यों लिख रहा है टू मशीनरी? एंट्री हो रही है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कहां लिखा है? ये देखो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, बचा क्या? टू मशीनरी। समझ में आ गया? तो टू मशीनरी मैंने कहा, टू कहां लिखते हैं? डेबिट साइड टू लिखते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब बचता है सर आप कुछ पढ़ा रहे थे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। आधे यहां भी शहीद होते हैं। आपके यहां से मशीनरी जा रही है, एक तो कंफर्म हो गया आपके यहां से जितने भी वैल्यू की मशीनरी है वो यहां से क्या होने वाली है? जाने वाली है। कितने वैल्यू की मशीनरी थी बताओ कोई? 9000 की थी, मत भूल जाना। 9000 की थी, यहां भी 9000 की है। कितना लिख दिया मैंने? अभी आपके पास 9000 है, तो 9000 कैसे आएंगे? कैश में आएंगे। दूसरा, आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है? क्या लिखोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना है? 1000। ऐसे लिखोगे? इधर लॉस लिखते हैं। ये याद किया हुआ है कि कहां लिखना है, कैसे कर लिखना है? कौन लॉजिक बता रहा है? चलो कुछ लोग को तो याद है, तो काफी स्टूडेंट को यहां पास याद है। तो आपको ना पहले मैं लॉस से समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये मशीनरी लिखी है, क्या मशीनरी 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 मशीनरी, यहां क्या लिखा है? बाय बाय। तो सबसे बढ़िया क्या है? आपके पास कैश कितना आ रहा है? 7000, और 2000 आपका क्या हो गया है? लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा? 2000। इसके भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं समझने के लिए। आपको ये नहीं करना है, बाय टू के बारे में पता नहीं है, तो दूसरा एक तरीका है। सबसे पहले तो मशीनरी जा रही है तो किस साइड से जाएगी? हमारी क्रेडिट साइड से जाएगी। कितने की मशीनरी थी? 9000। तो हम 9000 से ज्यादा हम क्रेडिट साइड में नहीं लिख रहे हैं। चलो ये भी हो गया। तीसरा इसके बाद और क्या तरीका है? हमने देखा था कि लॉस ऑन जो सेल ऑफ मशीनरी है ये क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। क्या कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो क्रेडिट साइड होता है? ये क्रेडिट साइड नहीं होता बच्चा, ये मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं हम। लेकिन जब मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। एक और तरीका बताएं क्या? ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अभी जर्नल एंट्री करोगे तो क्या बनेगी जर्नल एंट्री? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये बनने वाली है। तो ये क्या हो रहा है? डेबिट ही हो रहा है। तभी तो ये मशीनरी मशीनरी बचा था। बचा क्या? बाय लॉस, इसलिए बाय लॉस आया है। समझ में आ रहा है क्या? सो ये मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन क्या हो क्या रहा है? ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और हमने रूल भी पढ़ा है क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। आपको जैसे याद रखना है
एलसी, एलओ वहां पास तो आपको क्रेडिट करना है। लेकिन अब बेसिक सा हो गया है कि हमको यहाँ पास कैश कितनी आने वाली है, टोटल 10,000 रुपीज। तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा, 1,000। इसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। नेट हमारा क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा, 9,000 का हमारी मशीनरी नेट इंपैक्ट पड़ेगी। 10,000 से क्रेडिट है, 1,000 से डेबिट है, नेट इंपैक्ट क्या होगा ये। और कुछ, हाँ, हमेशा इसको ये प्रॉफिट और ये लॉस निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिस भी क्या होता है कि ईयर एंड के बाद इमीडिएटली अपन नहीं बेचते हैं, हमें कुछ दिन के लिए हमने वो एसेट्स को यूज की होती है, तो उतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपन उस पर्टिकुलर मशीनरी, जैसे बाय डेप्रिसिएशन ऑन M2 मशीनरी 2 के ऊपर वो डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी चार्ज करना है पहले चार्ज करना पड़ेगा। यहां तक भी क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट, कोई डाउट? चले आगे, एक बार और देखना है, ध्यान से देख लो एक बार टूर टूर के, क्योंकि अब ये तो आखिरी बार है आपकी जिंदगी में देख रहे हो, सीए में आओगे तो अलग तरीके से और पढ़ोगे। चले आगे। जो मैंने अभी प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ाया उसके बारे में लिखा हुआ है। लॉस को कैसे ट्रांसफर करना है तो वहीं पास बता देता हूं। ये देखो बच्चों, अब ये आपका था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे बोलो, ये प्रॉफिट को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। तो क्या एंट्री हो जाएगी बोलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब पूछोगे सर पीएनएल में किस साइड प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट किस साइड आता है, क्रेडिट साइड ही आता है। तो यदि आप पीएनएल बनाओगे तो ये क्या बन गया, बाय, और वैसे भी ये क्या आता है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा पीएनएल के। और लॉस जब होगा तो लॉस को कैसे ट्रांसफर होगी, जैसे ये है लॉस, पहले क्या था, डेबिट था, तो अभी अपन उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाएगा कितना, 2,000। तो पीएनएल में क्या होगा, ये पीएनएल में पीएनएल लिखा हुआ है, बचा क्या, टू लॉस, तो ये क्या आएगा, डेबिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आएगा। क्लियर हो रहा है ये बात? तो एंट्री अल्टरनेट बहुत तरीके से बता रहा हूं ताकि आप किसी प्रकार से भी कोई मिस्टेक ना करें। अब आते हैं अपन कुछ वर्किंग नोट में आपको बताने का। देखिए इस टाइप से आप जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपके बहुत सारे गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए अपन ने किस तरह से अपन ने वर्किंग नोट बनाया बच्चों, ध्यान आए आपको, फॉर्मेट बना के। अब फॉर्मेट बनता कैसे है कुछ वो अपन देख लेते हैं, आ जाओ। ये सॉल्यूशन के साथ है, नहीं कुछ अच्छा वाला जिसमें लॉस है, फॉर्मेट भी अच्छा वाला देखेंगे। चलो हमने बहुत सम सॉल्व किए बच्चों। देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 का वर्किंग नोट है, आ जाओ। अरे मत देखो क्वेश्चन, मत देखो, पहले समझते हैं फॉर्मेट क्या होता है। देखो फॉर्मेट में आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला अपन क्या लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्वेश्चन से निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कि डेट ऑफ परचेस क्या है एसेट्स की सबसे पहले। लेकिन क्वेश्चन रीड करते वक्त अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कोई बताएगा? उस उस क्वेश्चन के अंदर कितनी नंबर ऑफ मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अब जो आगे का स्टेटमेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सॉल्यूशन रिलेटेड है। स्टूडेंट यदि ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। देखो कोई नई मशीनरी परचेस की उसको काउंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इसमें से एक सबसे डिफिकल्ट वाला एक ट्रांजैक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मार्क करके रखा है, वो उठा रहे हैं अपन डायरेक्टली। लास्ट क्वेश्चन, विशाल कंपनी धुले परचेस मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। ये अपफ्रंट देखने में कितनी मशीनरी लग रही है, एक मशीन लग रही है, ठीक है। लेकिन ऐसी मशीनरी को इनकेस आगे चल के हम बेच देते हैं, पूरी की पूरी मशीनरी बेच दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एक ही मशीनरी काउंट करेंगे। खरीदा एक था, बेचा एक है। लेकिन आपने खरीदी एक मशीनरी है और बेच रहे हो दो पार्ट में, कितने में बेच रहे हो, दो पार्ट में बेच रहे हो,
तो स्टार्टिंग से जो पहली मशीनरी थी उसी को कितने पार्ट में कर देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे, जैसे इस केस में हुआ है। मैं इंडिविजुअल वाला तो बच्चे हर किसी को आ जाएगा, अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे, अपन डायरेक्टली 2 मशीनरी को कर रहे हैं, वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन। दे परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017, इसको अपन कौन सी बोलेंगे, थर्ड मशीनरी। ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग ₹20,000। क्या बोला, दे परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग ₹30,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग ₹20,000। ये कौन सी मशीनरी हो गई, फोर्थ मशीनरी। On 1st Jan 2019, 1/3 of the machinery purchased on 1st April 16। 1st April 16 को कौन सी मशीनरी खरीदी थी, देखो 60,000 की। 60,000 की मशीनरी जो खरीदी थी उसका 1/3 पार्ट, ये भी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। यदि 1/3, ये टोटल 1 सर्कल है, इसको बोलते हैं 1, इसमें से यदि 1/3 निकालेंगे, मतलब टोटल कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है, ये 1, ये 2, ये 3। यदि इसमें से एक पार्ट निकल गया 1/3, तो बचेंगे कितने पार्ट, 2/3। तो इसको 2/3 नहीं बोल दिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, टोटल ऐसे 3 1 से मिलके बना है क्या, 1, मतलब 1। तो 4 इज इक्वल टू 1, कुछ भी बोलना है। सो ये समझ लो ये 3 1 है यहाँ, तो एक 1 तो क्या कर दिया, निकाल दिया, तो इसलिए बोलते हैं कि बचा हुआ 2/3 है। दूसरा तरीका, यदि 1 से हम 1/3 निकाल देंगे तो जब एलसीएम लेके आएगा 3, ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 3, क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये पढ़ लेना कि ये 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बताओ बच्चों, 1/3। तो इसमें से 1/3 यदि हम बेच देंगे तो बचेगी कितनी हमारे पास, 2/3। तो ये 1/3 वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 60 का 1/3 कितना होगा बच्चों, 20,000। इसको बोल देंगे M1। और जो बचा हुआ है 40,000, यदि 1/3 और 2/3 ने निकालना है, यदि 1/3 भी निकाल लिया तो बैलेंस अमाउंट को क्या बोल देंगे अपन, मशीनरी 2। समझ में आया क्या, हम जब तक आप ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में भी काफी इसी तरह का फॉर्मेट बना के सिखाते हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आगे भी चल के जब आप ऑल प्रोफेशनल लेवल में आगे बढ़ोगे तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, तब जाके डिफिकल्ट सम को आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, इसके मार्क्स नहीं है आपको, इस वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वर्किंग नोट यदि बहुत ही इजी आ गया है तो वर्किंग नोट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोला है 2 मशीनरी है, दोनों को 10% डेप्रिशिएट करना है, एक थे राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना। तो बिल्कुल वैसा केस हो तो तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब मल्टीपल मशीनरी यहां पास इन्वॉल्व होगी, तो यहां पास ये प्रॉब्लम आने वाली है। लो भाई, तो आ जाओ, सबसे पहले ये समझ में आ गया क्या, सबसे पहले ये समझ में आ गया। इधर आओ, ओह ओह ओह, नॉर्मल है तुम लोग को, मतलब जिंदगी के मजे खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ ठीक है, देखो मैं ये सेशन ना पब्लिकली जाने वाला है, ये सब मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता हूँ, बट आपने इतना चटपटी खबर सुनाई है तो इनको बोल देता। बच्चों ने कॉलेज का पोर्शन डिसाइड किया कि मैथ्स में क्या क्या आने वाला है, ये वो यही है ना, यही है वो। बाकी नहीं आने वाला, कॉलेज का नाम यहां तक सुनाई नहीं देना चाहिए, बोलना। देखो ये कॉलेज को वायरल करना चाहिए, सब इसी में एडमिशन लेंगे। हाँ ठीक है बच्चों, वापस आ जाओ आपके इस पोजीशन में। बहुत मैं ये, अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम ना, अच्छा किसी को ध्यान है, मैंने पहले लेक्चर में जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि अब आपके कॉलेज धीरे धीरे आपके ये चैप्टर नहीं है, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, पढ़ाया नहीं, ये आएगा नहीं। तो
तो वो चीजें चलती हैं। लेकिन देखो बहुत से ऐसे भी कॉलेज होते हैं कि जहां पास उड़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉलेजेस में भी ये होता है। तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपके तो बल्ले बल्ले, मजे करो जिंदगी के। तो इसीलिए सभी रिवीजन अलग अलग है। जो टॉपिक आपके रिवीजन में हो तो वो ले लेना, जो नहीं हो छोड़ देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अब ओ मेरे देवा, वापस आओ, वापस आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 22 में अपन ने क्या देखा बच्चों? सब लोग देखो, ये सब क्वेश्चन ना आपके कहाँ है? स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपके हैं, मेरे मटेरियल में भी है, वहां भी है। डरना मत। तो सुनो बच्चों, इधर आओ। ये क्वेश्चन बोल दो ऑनलाइन वाले। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा क्वेश्चन है हमारे स्टेट बोर्ड की बुक से? देखो लास्ट में है क्या? विशाल कंपनी ढूंढे। अरे हाँ भाई ढूंढे। अरे रहेगा बच्चा। हाँ बोलो क्वेश्चन। 246 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, मिल गया ना सबको? चलो जाने दो। अरे लिख दिया भाई, बच्चे बेचारे परेशान ना हो जाएं कि भाई कहां से मैंने रॉकेट साइंस वाले सम निकाल दिए। आपके ही बुक से। अब इंपॉर्टेंट देखो, अभी कैसे देखना है, इधर आ जाओ। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितनी मशीन है यहाँ। अब समझ में आ रहा है क्या किसको मशीन 1 मशीन 2 कब बोलना है, कब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन केस। हाँ यही थे। चलो 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 चलो, तुम लोग यार भटक जाते हो ना, एक बार वापस नहीं आते हो। इधर आओ। जिसके भी 100 मार्क्स आएंगे उनको बारबेक्यू नेशन, ठीक है? जाओगे तो कुछ खा के तो आओगे नहीं, टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट। आओ वापस आओ, कम टू द पॉइंट। मैं इतना बारबेक्यू नेशन जाता हूँ कि बारबेक्यू नेशन ना मेरे बर्थडे में स्पेशल मेरे घर में केक भेजता है। अब यही यही चीज होता है, मैं भी शॉक हुआ था। तो वो क्या होता है ना, प्रीमियम कस्टमर को बेचारे वो संभाल के रखते हैं कि सर आप इतना साल भर आते हो और हर बार बोलते हो कि वो आते पूछते हैं। नहीं वो नंबर रहता है तो वो पूछते हैं कहाँ है? ये डेक्कन वाले से ही कॉल आता है। ठीक है वापस जाएंगे, लेकिन मैंने इसीलिए उनसे पूछा था आप लोगों के लिए कि मेरे बच्चे हैं सब साथ में आएंगे, डिस्काउंट देगा? वो बोलता है सर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तोड़ जाएंगे जाएंगे, जो जिनके जिनके आएंगे ना 100 मार्क्स, 95 प्लस आएंगे वो सब ऑफर्ड। नहीं यार सबके आ जाते हैं चल। नहीं हाँ, अरे नहीं पगली। हाँ फाइनल एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम में जिसके 100 आएंगे, एवरेज मार्क्स मैं बात नहीं कर रहा हूं, यदि फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे वो सब चलेंगे। चलो आ जाओ वापस। अब ये गला भी क्यों खराब हुआ है मैं बताऊं क्या? अभी ना, अभी 12th एग्जाम का ना सैटरडे को आफ्टरनून को 3 o'clock से चालू हुआ था लेक्चर, जाके 7:30 को खत्म हुआ है। पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ाया गया उनको, उनका इकोनॉमिक्स का पेपर था, आज पेपर है उनका। हाँ, तो पूरा 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स अपन ने 3.5 आवर्स वगैरह में, उनको ब्रेक लेके रिकॉर्डिंग 3 आवर्स की है और उनको खत्म किया गया है 4.5 आवर्स में। मजा मस्ती एंटरटेनमेंट उनका देखना पड़ता है ना, बोर हो जाते हैं बेचारे, आदत नहीं है इतना पढ़ने की। हाँ वड़ा पाव चाय ऑफर किया गया था। चलो आ जाओ वापस, टाइम पास मत करो, बेचारे बच्चे परेशान होंगे, बोलेंगे कि सर कहानी बाद में, क्वेश्चन बताओ। अब वर्किंग नोट में हमने जिस प्रकार से देखा, आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, तो कॉलम्स हमने कैसे बनाए? M1 M2 M3 M4 एंड लास्ट में एक टोटल बनाया हुआ है, राइट? इसमें क्या किया है, सबसे हेडिंग, हेडिंग M1 M2 M3 M4 समझ में आया? मशीनरी को अपन ने, ये मशीनरी जबकि हमारी कौन सी थी, एक ही मशीनरी थी जिसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1/3 एंड 2/3 में। क्यों किया है? आगे चल के उसमें से एक पार्ट वाली तो मशीनरी बेचनी पड़ेगी। क्यों करना पड़ता है? ये नहीं करोगे तो वहां पर जो WDV आएगा ना, जो ऑड फिगर में आएगा, मैं बताता हूं।
16 प्लस 32 ये कुछ अजीब टाइप का फिगर आएगा, इसका 1/3 निकालने में आपको बहुत जान निकल जाएगी। ठीक है, एक वो भी तरीका है, लेकिन आप क्या करो, स्टार्टिंग से ही क्या कर दो, दोनों मशीनरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा लाफ्टर चैनल नहीं है ना बच्चा, मजाक मत करो, जो करना तुम करो, इसको सुसु आई है, जाओ जाओ। ऑनलाइन लेक्चर बोला है, यूट्यूब में जाना है, तब भी बेचारे को वाहियतगिरी करनी है। सुसु आई है, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा मैं। चलो आ जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सुनो बच्चों, अरे सुन तो लो। सबसे पहले क्या आएगा, M1 M2 M3 M4 और टोटल आएगा। इसमें सबसे पहला क्या आएगा, डेट ऑफ परचेज आएगा कि M1 ये कब कब परचेज किया, तो ये इसका डेट ऑफ परचेज क्या है, सेम ही रहेगा। तीनों सब चारों मशीनरी का हमने डेट ऑफ परचेज लिख लिया, डेट ऑफ सेल लिख लिया। डेट कीप साइलेंस। डेट ऑफ परचेस हो गया, उसके बाद डेट ऑफ सेल हो गया। डेट ऑफ सेल में भी देखो कौन सी मशीनरी है, सिर्फ M2 M3 M4 में मैंने क्या कर दिया, डैश कर दिया, क्योंकि उसको सेल किया नहीं है। तो डेट ऑफ सेल सिर्फ किस में आ रहा है बच्चों, सिर्फ एक ही मशीनरी में लिखा हुआ है। इससे आपको हेल्प हो जाती है कि कौन सी मशीनरी सेल हुई है। अब कॉस्ट ऑफ परचेस, डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ परचेस कितना है, 20 40 30 एंड 20। अब ये लिखने के बाद आपका क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सिर्फ आपको ईयर लिखते हुए डेप्रिसिएशन बैलेंस डेप्रिसिएशन बैलेंस डेप्रिसिएशन बैलेंस ये चीजें रिपीट करनी है। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप क्या करोगे, हर बार लिखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ दिस, डेट ऑफ सेल, तो ये लिखने की अब जरूरत पूरे वर्किंग नोट में नहीं है। अब आपको आ गया क्या, 20,000 उसके ऊपर 10%, 18,000 18,000 के ऊपर 10%, 16,200। लाइक वाइज आपका क्या होते जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। कोइंसिडेंटली ये 1 अप्रैल 16 को परचेस हुआ है यदि, लेकिन ये मिड ऑफ द ईयर को परचेस होता तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या आता, फुल ईयर का नहीं आता, वो पर्टिकुलर मंथ का आता, जितने मंथ्स हमने यूज किए हैं। समझ में आ रहा? यदि हमने दिसंबर मंथ में यदि खरीदा होता 1 दिसंबर में, तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, सिर्फ 4 महीने का चार्ज करते। समझ में आ रही है बातें? ये चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ये 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से कितना मंथ हो जाएगा, मार्च तक 6 मंथ होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, टोटल 6 मंथ का। तो यहां पास अपन ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 17-18 को, और फिर उसके बाद अपन को इस प्रकार से कुछ करना रहता है। इस वर्किंग नोट को आप देखिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपका। देखो हमने कब बेचा था, 1 जैन 2019 किस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएगा, फाइनेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कब से आएगा, 1819 का ये दिया हुआ है। यहां पास बोल रहे हैं सबसे पहले अपन ने 1 जैन 2019 को सेल किया है, तो कब तक हमने अब यूज कर लिया है, अप्रैल टू 31 दिसंबर। अप्रैल टू 31 दिसंबर कितने मंथ्स हो जाएंगे, 9 मंथ। तो सबसे पहले अपन M1 में 9 मंथ्स का पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, WDV आएगा, WDV आने के बाद सेल प्रोसीड लिखा जाएगा। 18,000 में सेल किया, 14,985 की मशीनरी को अपन ने 18,000 में सेल कर दिया, हमको प्रॉफिट कितना हो गया, 3,015 का। समझ में आ रहा है? ये सब चीजों को एक बार ध्यान से देखिए, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के रखिएगा। ये आपका वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मेथड से आपको करना है। ये टोटल का लास्ट कॉलम क्यों आएगा काम में, ये टोटल ही आइटम सिर्फ कहां जाने वाले हैं, आपके मशीनरी अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसके अंदर सिर्फ टोटल अमाउंट जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन 6,000 है, यहां पास 2 + 4 + 6 है, क्लोजिंग बैलेंस इन दोनों का टोटल किया 54,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 54,000। ठीक है, तो एक बार वर्किंग नोट बस आप पहले देख लीजिए एक बार अच्छे से। डन। इस तरह का आपका वर्किंग नोट बनता है। ओके, मेन यहां पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एसेट्स को आगे चल के बेच रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बैलेंस
डेप्रिसिएशन बैलेंस, और चीजों को ध्यान रखना है कि कब उसको परचेस किया है, कितने मंथ्स का अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। और कुछ इस टाइप से अभी जस्ट मैंने एक रफ वर्किंग बना के ही दिखाया था कि डेप्रिसिएशन का अपन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा अकाउंट है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, दिस वे हमारा बन रहा है। यहाँ पास प्रॉफिट हो रहा है तो किस साइड आ रहा है, हमारे डेबिट साइड में आ रहा है। ओके, लेकिन हो क्या रहा है, ये क्रेडिट, क्योंकि एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स हो गया। और इस टाइप से पहले अपन जो मशीनरी को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करेंगे और बचे हुए मशीनरी का डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ WDV मेथड में आपको चैलेंजेस क्या आता है, आपको प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, उसी से आपको क्या होने वाला है, हेल्प होने वाली है। और कोई भी डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सम मिले तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वर्किंग नोट। आप वर्किंग नोट यदि नहीं बनाएंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। पूरे फॉर्मेट के साथ एक बार इस टाइप से कुछ आपको इतना ब्यूटीफुली लिखना है कि आपका एग्जामिनर आपकी कुछ मिस्टेक हो तो उसको भी आइडेंटिफाई इग्नोर कर दे। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए उसको? चलो बच्चों, इस रिवीजन सेशन को यहीं पास रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के रिवीजन रहेंगे, उसको भी आप रेफर करते रहिए। That's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.